सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना। तो नए टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in। नमस्कार, मैं शामिन गारना और आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देख सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, 5 चुनावी राज्यों में रैलियों पर लगे रोक। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर हो रही राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके राज्यों में हो रही राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके चुनाव आयोग को ये निर्देश देने की मांग की गई है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को डिजिटल रैली करने को लेकर आदेश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये भी कहा गया है कि चुनाव आयोग का राजनीतिक रैलियों को लेकर जो आदेश दिया गया है उसका पालन नहीं हो रहा है। वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश भर में अलर्ट है। दिल्ली सहित कई राज्यों में पाबंदी भी लगा दी गई है। इन सब के बीच यूपी सहित 5 राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीएम मोदी और चुनाव आयोग से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर रोक लगाने की अपील भी की है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। भारत में भी इस वेरिएंट के 300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश में तीसरी लहर का अंदेशा ऐसे समय जताया जा रहा है जब देश के सबसे बड़े राज्य यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लुधियाना ब्लास्ट खालिस्तानी ग्रुप की साजिश, सीजीआई बोले ऐसी घटनाएं चिंताजनक हैं। पंजाब के लुधियाना जिला अदालत के वॉशरूम में गुरुवार दोपहर को धमाका हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हुए हैं। केंद्रीय सरकार ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों को भी अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। इस मामले में अब खालिस्तानी ग्रुप का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सूत्रों का कहना है कि लुधियाना ब्लास्ट में पाकिस्तान स्थित खालिस्तानी ग्रुप शामिल है। डेड बॉडी पे अंदर बम ब्लास्ट होया है क्योंकि अदालतां में बड़ी अणगहली आ। कोई इत्थे रोक नहीं, कोई टोक नहीं, जेड़ा मर्जी बंदा मरिया पे मैं खुद देख के आया। डेड बॉडी में हाथ ला के आया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को पंजाब के लुधियाना में जिला अदालत परिसर में हुए विस्फोट पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी, जिसमें 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 3 लोग घायल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक पत्र में पंजाब सरकार से घटना का ब्यौरा मांगते हुए यह रिपोर्ट जारी करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि यह आईईडी ब्लास्ट हो सकता है। साथ ही शुरुआती तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि धमाके में जिस शव के चिथड़े उड़े हैं वह भी संदिग्ध हो सकता है। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने लुधियाना जिला अदालत परिसर में हुए बम विस्फोट पर आश्चर्य जताया है और कहा है कि देश भर में बार बार ऐसी हो रही घटनाएं चिंताजनक ट्रेंड हैं। उन्होंने आशा जताई है कि कानून परिवर्तन एजेंसियां अदालत परिसरों और उससे जुड़ी सभी पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आवश्यक रहेंगी। अदालत परिसरों में सुरक्षा की कमी पर गंभीर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा है कि देश भर में सिलसिलेवार तरीके से हो रही ऐसी घटनाएं चिंताजनक ट्रेंड हैं। पंजाब एक है, एक सी, एक रहूगा। पंजाब पंजाबीयत दे विच बन्निया होया। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰयास ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰੋਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ
ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭੈ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। जया बच्चन के लिए अपशब्द लिखे जाने पर भड़के महाभारत के अर्जुन, फर्जी ट्विटर अकाउंट के खिलाफ लीगल एक्शन। ट्विटर पर अपने नाम के एक फर्जी अकाउंट से वेटरन एक्ट्रेस जया बच्चन के लिए अपशब्द लिखे जाने पर महाभारत के अर्जुन यानी फिरोज खान भड़क गए हैं। अभिनेता ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि फर्जी अकाउंट चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अर्जुन आज बड़े भारी मन से ये कहना चाहूंगा और आपको सूचित करता हूं कि एक बंदा जो इम्पोस्टर है, ई फिरोज खान के नाम से ट्विटर पर अकाउंट चला रहा है, जो मेरी तस्वीरें यूज कर अपने ख्यालात की गंदगी वहां भरता है, और उसने तो हद पार कर दिया कि हमारे महान कलाकारों के बारे में भी वो लिखता है। ये मैं नहीं लिख सकता। मैं आपका अपना अर्जुन हूं और मैं आपसे एक नम्र विनती करता हूं कि इस अकाउंट को आप इमीडिएटली बैन करें और इसको अनफॉलो करें, क्योंकि मेरा अकाउंट है अर्जुन फिरोज खान। हाँ, मैं लीगल एक्शन ले रहा हूं, रिपोर्ट किया हूं और मैं पुलिस में भी जा रहा हूं, तो आप लोग इसका परिणाम देख लेंगे। लेकिन जब तक आप अगर इसको फॉलो कर रहे हो या अगर ये समझ रहे हो कि ये अर्जुन है, तो प्लीज डोंट फॉलो हिम, ही इज एन इम्पोस्टर। नमस्कार। साथ ही फैन से गुजारिश भी की है कि ट्विटर पर इस अकाउंट को रिपोर्ट करके इसे बंद करवाएं। फिरोज खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। वीडियो में फिरोज खान कहते हैं कि आज बड़े भारी मन से मैं ये कहना चाहूंगा और सूचित करना चाहूंगा कि एक बंदा जो कि इम्पोस्टर है, ई फिरोज खान के नाम से एक अकाउंट चला रहा है और मेरी तस्वीरों का इस्तेमाल करके महान कलाकारों के बारे में गलत लिख रहा है। यह मैं नहीं लिख सकता हूँ। मैं आपका अपना अर्जुन हूँ। आपसे एक निवेदन भी करता हूँ कि इस अकाउंट को आप सभी बैन करवाएं और तुरंत रिपोर्ट करें, क्योंकि मेरा अकाउंट है अर्जुन फिरोज खान। मैं लीगल एक्शंस लूंगा इसके खिलाफ में। सपा रालोद की रैली में जयंत चौधरी का सियासी दाव, जीत के लिए दादा चरण सिंह का दिया मूल मंत्र। इगलास की माटी और यहाँ तासीर को रालोद प्रमुख चौधरी जयंत चौधरी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। गुरुवार को रालोद सपा रैली में मानो वो अपने घर आ गए हों, इसीलिए उन्होंने कहा कि चुनाव जिताओ तभी चमचम खाऊंगा। अपने भाषा में उन्होंने अपने देसी अंदाज को भी दिखाया। वहीं जाटलैंड में अपने दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की तमाम बातों का जिक्र भी किया। चौधरी जयंत सिंह भी एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह सियासी पिच पर भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकारों को घेरने की कोशिश करते नजर आए। उमड़े जनसमूह से सवालिया संवाद किया। बोले, गृह मंत्री अमित शाह ने किसान दिवस पर ही चौधरी चरण सिंह के नाम पर कल्याणकारी योजना संचालित करने का ऐलान किया था, मगर अब तक नहीं हुआ है। दादा चौधरी चरण सिंह के अतीत को याद दिलाया, इशारा उन्हीं के अंदाज में किया। अजगर यानी अहीर, जाट, गुजर, मगर राजपूत की जगह मुसलमानों को जोड़ा। जयंत का साफ इशारा था कि बड़े चौधरी के सूत्र को हमने अपनाया है और रालोद सपा के गठबंधन को मजबूत करेंगे। आज किसान दिवस है। चौधरी चरण सिंह जी की वह बात याद करो जो कहते थे किसानों को कि एक आंख अपने खेत पे रखते हो तो दूसरी आंख दिल्ली और लखनऊ यानी अपनी राजनीति पे रखा करो। दिल्ली की हवा एक बार फिर हुई खराब। दिल्ली एनसीआर में AQI 400 के पार। जरूरत ना हो तो घर से ना निकलें। दिल्ली में पिछले 2 दिनों के दौरान ठंड से राहत मिली है, तो कोहरे के साथ वायु प्रदूषण ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। वायु प्रदूषण के स्तर पर लगातार इजाफा जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता 400 के पार चला गया। इसी बीच सफर के मुताबिक राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता शुक्रवार को 425 दर्ज किया गया है, जिसे बहुत ही ज्यादा गंभीर श्रेणी में माना जा रहा है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में लगातार चौथे दिन हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। वहीं सफर इंडिया के चेतावनी दी है कि इन दिनों सुबह व शाम को सैर व घर के बाहर व्यवसाय न करें। हवा की गुणवत्ता खराब होने से सुबह में घर से बाहर व्यवसाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इसी वजह से दिल्ली व गुरुग्राम को छोड़कर एनसीआर के सभी शहरों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार मंत्रियों की साजिशों का किया खुलासा।
श्री कमलेश्वर पटेल। चर्चा शुरू करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे नेता प्रतिपक्ष की भावना का सम्मान करते हुए आपने इस अति महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा की अनुमति दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243D में बड़ा स्पष्ट उल्लेख है कि पंचायतों का चुनाव 5 साल में आरक्षण में रोटेशन और परिसीमन करा के ही कराना चाहिए। और जैसा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 73वां 74वां संशोधन विधेयक लाकर और त्रिस्तरीय पंचायती राज हो और चाहे नगरीय निकाय के हमारे जनप्रतिनिधि हों, इनको ताकतवर बनाया था, इनको अधिकार संपन्न बनाया था। और आज हम कह सकते हैं, हमें बड़ी खुशी है कि इस सदन में भी हमारे बहुत सारे साथी जो जिला पंचायत, जनपद और ग्राम पंचायत के सरपंच, पार्षद, नगर निगम के अध्यक्ष और महापौर बनने के बाद और ये रोटेशन में अगर प्रक्रिया नहीं होती तो आज यहाँ सदन में विधायक के रूप में उपस्थित नहीं होते, मंत्री के रूप में उपस्थित नहीं होते। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है। पर बड़े दुर्भाग्य की बात यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ विधानसभा सत्र आहूत था, 23 नवंबर को आहूत किया गया और दूसरी तरफ 4 तारीख को पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू कर दी जाती है, वो भी दोहरे मापदंड में। एक तरफ जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण प्रक्रिया में है और दूसरी तरफ जो पहले से जिनका परिसीमन 2019 में कमलनाथ जी की सरकार ने किया हुआ था और साथ ही साथ पंचायतों का आरक्षण भी किया हुआ था, चाहे वो जिला पंचायत के सदस्य हो, चाहे जनपद अध्यक्ष का हो, चाहे जनपद सदस्य का हो, चाहे पंच सरपंच का हो, सारी प्रक्रिया नियम कायदे के तहत हुई थी। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो हमारे सम्मानीय मंत्रीगण हैं, वो जब हल्की बयानबाजी करें, शर्म आती है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया हमारे जो जिले के प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार ने ही किया था, कोई व्यक्ति विशेष ने नहीं किया था। हमने कई बार इनका वक्तव्य सुना और कहते हैं कि सब फर्जीवाड़ा था, कांग्रेस अपने लोगों को उपकृत करने के लिए इस तरह का प्रावधान किया था। ये एक प्रक्रिया थी जो 5 साल में आरक्षण रोटेशन में और इसी के पक्ष में आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी सरकार का निर्णय एक भी एक भी ऐसा कोई निर्णय किया हो, कोई ऐसी व्यवस्था बनाई हो। आपने सिर्फ खत्म करने का काम किया है, अधिकारों को छीनने का काम किया है और गलत बयानी मत करिए। लखनऊ में हुए मिसेज यूपी क्वीन ऑफ वर्चुअल कार्यक्रम में बांदा शहर की इंदिरा नगर निवासी अर्चना वर्मा उप विजेता बनी। कल्याणपुर महिलाओं को समाज में आगे निवासी गरिमा शुक्ला को कार्यक्रम में शाइनिंग स्टार ऑफ यूपी का हर परिस्थिति का टाइटल दिया गया। अर्चना वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश से सामना करना चाहिए, इससे 21 महिलाओं के प्रतिभागी किया था। उन्होंने कहा कि मॉडलिंग का भी मनोबल बढ़ेगा। अर्चना के माता पिता ने अपने बच्ची पर गर्व किया और कहा कि आज मीडिया के माध्यम से मेरी बच्ची का संघर्ष बहुत ही ज्यादा कामयाब हुआ। हम सब बहुत खुश हैं, अपने बच्चों की बातें हम सबको बताना चाहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी बेटी ने काफी ज्यादा मेहनत की है और मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इंटरव्यू के द्वारा मेरी बच्ची को ऊपर उठाया। साथ ही विजेता अर्चना ने कहा कि अब महिलाओं की समाज में महिलाओं को 4 दीवारी में नहीं कैद होकर रहना पड़ेगा। क्या कौन सा स्थान प्राप्त हुआ आपका मिस यूनिवर्स में? देखिए, ये मेरा कोई स्थान नहीं है, ये मुझे इसमें सब टाइटल का जो एक मिला है मिसेस विवेसियस के नाम से। आपको यहाँ तक पहुँचने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? वैसे तो मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ उठाई हैं। अपनी पहली चीज़ तो मेरे घर पे मेरे कोई भी इस बात को परमिशंस देने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी मैंने उनको किसी तरह से एग्री किया। अपने हस्बैंड, अपनी मम्मा पापा सबको मैंने एग्री किया
कि मुझे कुछ करना है और अपने सपनों को आगे बढ़ाना है। तो मेरी मम्मा का कहना था कि आप तो आफ्टर मैरिड हो, तो मैंने उनको समझाया, देखो मम्मा, आप जो भी मेरी ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी की शादी हो जाए तो उनकी जो लाइफ है वहीं पे ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। आप शादी के बाद भी आप अपने सपनों को बढ़ाने का पूरा आपको हक मिलना चाहिए। मैं इनफैक्ट मैंने जो किया और मैं आगे भी लोगों को वही प्रोत्साहन करूँगी कि आफ्टर मैरिड आप अपनी लाइफ को मत ख़त्म करो, आगे बढ़ाओ, कुछ करने का जज्बा रखो, अपने सपनों को व अपनी सोच को बदलने का मौका दो। एक मौका इनफैक्ट हम महिलाओं को मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, इसमें आप लोगों को सरकारी कोई सहायता मिली? सरकारी सहायता तो देखिए नहीं मिली है, और इसमें देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर अगर कोई क्वालिटी है तो सरकार आपको खुद पे खुद आपको एक मौका देगी। और इस तरह आप लोग और महिलाओं को या लड़कियों को क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी आज की युवा महिलाओं को और लड़कियों के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को कभी भी आप घर में मत बैठने दो, लाइफ में कुछ करो, जो भी करते हो आप खुलकर दिल से करो। यहाँ तक पहुँचने का आपको कितना समय लगा? यहाँ तक पहुँचने के लिए देखिए तो इनफैक्ट मेरा तो वैसे तो ये कोविड-19 जो चल रहा था, कोरोना का जो माहौल था, तो इसमें तो देखिए मेरा तो ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, इसमें 251 लड़कियों ने प्रतिभाग में रही हैं और इसमें 21 लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, जो 21 लड़कियों में मेरा भी नाम था। और मेरा जो सिलेक्शन, मेरा इंटरव्यू के दौरान मेरा एक सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के दौरान मेरे में बहुत सारी क्लासेस हुई। क्लासेस के बाद मेरा जो फाइनल जो स्टेज में मुझे आने का मौका मिला और ये आयोजन लखनऊ पे हुआ 19 दिसंबर। बांदा में चित्रकूट सेवा संस्थान के द्वारा लगभग 30 गरीब लाभार्थियों को 2-2 हज़ार रुपये उनके खाते में देकर आर्थिक रूप से मदद की। संस्था के द्वारा लगातार कई वर्षों से गरीब, असहाय, मजदूर, बेसहारा, विधवा, विकलांग लोगों को आर्थिक रूप से तथा महिलाओं को सिलाई मशीन देकर आत्मनिर्भर तथा गरीब लड़कियों की हाई स्कूल या 1 से ऊपर शिक्षा लेना चाहती हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो हमारी संस्था की पूरी फीस जमा करेगी। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मोहन साहू, संचालन रिजवान अली अध्यक्ष के द्वारा किया गया। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद अतीक अध्यक्ष, उत्तक कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि मुमताज बेगम रही। मोहम्मद जी, ये बताइए किस तरह की संस्था है और क्या? हमारी जो संस्था है वो समाज के उन गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए काम करती है जिनका इस समय कोरोना काल से पूरी तरह से रोजगार ठप है। उनके रोजगार के लिए आर्थिक मदद करती है और बच्चों के पढ़ाई के लिए मदद करती है। कहाँ की संस्था है? ये चित्रकूट सेवा संस्थान चित्रकूट जिले की है। किस तरह का कार्यक्रम ये रखा गया था आज यहाँ पे? कार्यक्रम ये रखा गया था कि यहाँ हमारी संस्था में जो लोग सदस्य बने हैं उनको रोजगार हेतु 2,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। कहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था ये रोशन मैरिज हॉल बांदा में रखा गया है। अच्छा, भैया ये बताइए, ये कहाँ पे ये संस्था आपकी खुली है और किस तरह के आप लोग मदद करेंगे? हमारी संस्था इस प्रेजेंट टाइम में बांदा जिले में है और चित्रकूट जिले में है, काम कर रही है सेम, और झांसी में कुछ समय पहले अनाथ बच्चों के ऊपर काम किया हुआ है हम लोगों ने लगभग 8 साल। किस तरह की आर्थिक सहायता देते हैं हम लोग? आर्थिक सहायता बेरोजगार लोगों को देते हैं जिनके पास किसी भी तरह का कोई रोजगार नहीं है, खाने पीने की भी इस समय समस्या चल रही है, उन लोगों को हमारी संस्था आर्थिक सहायता देती है और सिलाई मशीन भी देती है उन महिलाओं को जो सिलाई कर लेती है लेकिन उनके पास सिलाई मशीन ना हो पाने के कारण वो कहीं जा भी नहीं सकती हैं। राम मंदिर के पास की जमीन के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने भाजपा नेता और योगी सरकार पर लूट में शामिल होने का बड़ा आरोप लगाया। The money from the Ram Mandir Trust is being basically misused to benefit government officials and members of the BJP and the RSS. There is a clear transaction here where a piece of land which was sold in 2017 to a certain person was then sold by that person in 2 parts. The first part, which was 10,000 square meters,
was sold to directly to the Ram Mandir Trust for 8 crores. The second part, which was 12,000 square meters, 19 minutes later, so we're talking about the same piece of land, we sold one piece of it, 10,000 square meters, let's say at 6 o'clock, and 19 minutes later, we are selling the second part of the same land, slightly larger part, 12,000 square meters, to a certain Ravi Mohan Tiwari for 2 crores. So you have a piece of land, half of it is going for 8 crores, the other half is going, slightly more than the other half, is going for 2 crores at the same time, approximately. 5 minutes later, this Mr. Ravi Mohan Tiwari is selling that 2 crore piece of land for 18.5 crores to the trust, which means basically the trust is paying 8 crores plus 18.5 crores for a piece of land, which is probably just a little more than 2 crores. Who are the witnesses on these sale deeds? It's the Mayor of Ayodhya and a trustee who has been the Sarsang Chalak of the RSS. I'll just read his name again because his name slips my mind. Anil Mishra and the Mayor Sri Rishikesh Upadhyaya. These are the witnesses to this sale deed. And it is within 5 minutes that it is sold to the trust from 2 crores to 18.5 crores. That means you've made a profit of 16.5 crores within 5 minutes. Who's making the profit? A BJP person. And this is happening repeatedly in the other transactions. Land from Dalits which is not allowed to be sold has also been bought by the trust and therefore been sold wrongly. Bought by some officers. Or it's bought by some officers, sorry, not by the trust directly. And then sold to the trust? Not yet, ma'am. Okay. So land has been taken from, illegally taken for this purpose by some officers. Basically what is happening is that in the area around the Ram Mandir, people from the BJP, office bearers from the BJP, workers of the BJP and the RSS, trustees, some of the trustees clearly, and some big officials of the BJP are buying and selling land to benefit themselves and actually using the trust money for this purpose. So people have given money for this trust from all over India. I have been to the houses, villages and houses of people in UP where women have told me that even the money, some of the money that they had saved up, out of that they have given to the trust. And it's being obviously blatantly misused and there's wholesale corruption happening. The other thing is that the UP government has apparently announced that it's going to hold an inquiry into this matter. But who is holding the inquiry? An officer of the level of the district magistrate. Now you have the mayor as a witness on a sale deed, and you are expecting, obviously you're not expecting any inquiry to happen because you have put a person of a district magistrate level in charge of the inquiry. So it's clear that no real inquiry is going to take place. What we are saying is the trust was formed on an order of the Supreme Court. The inquiry should be done at that level. It should be done at the level of the Supreme Court. नोटों से भरी अलमारियां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इत्र कारोबारी के पास मिला इतना कैश कि 24 घंटे से जारी है नोटों की गिनती। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी हुई है। कानपुर में इत्र के सबसे बड़े कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ यह छापेमारी हुई है। इस रेड में इतने नोट मिले हैं कि लोगों के होश उड़ गए। इनकम टैक्स को अब तक करीब 160 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति की जानकारी मिली है। छापेमारी में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। नोटों की गिनती लगातार चल रही है। आयकर की टीम ने SBI की 4 मशीनों से नोट की गिनती की है। नोटों को ले जाने के लिए 25 बॉक्स की डिमांड भी की गई है। बता दें कि कल रात ही यूपी और मुंबई के 6 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन की कंपनी ने पिछले महीने समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था। खुद अखिलेश यादव ने सपा दफ्तर में ये इत्र लॉन्च किया था। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24x7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। के
चुनावी अखाड़े का हो चला है आगाज। 5 राज्यों के इस महासंग्राम में बह चला है रणनीतियों का सैलाब। समय भारत 24/7 जल्द ला रहा है नया शो, जिसका नाम है आगामी चुनाव ने दी दस्तक। तो क्यों बदल रही है नेताजी की चाल?